हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे इससे पहले ना, क्वेश्चन को ही हम लोग तरीके से देखेंगे, जो क्वेश्चन करवाया गया उसको तरीके से देखेंगे, एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ और कैसे क्या हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें होगा कि आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम कैसे हैंडल करेंगे, या क्या पैरामीटर्स दिया रहेगा तो हमको किस वे में चलना चाहिए, है ना। तो अगर ये चीज़ आपके नॉलेज में रहेगी तो आपके लिए प्रॉब्लम करना आसान होगा और कम समय में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थ्योरेटिकल में। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of a plus b to the power n. Numerically greatest term in the expansion of a plus b to the power n, जहां n belongs to नेचुरल नंबर। यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना, कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो सकता है। तो हम ऐसे बताते हैं कि कैसे इसको जज करेंगे, व्हाट इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। हम लोग ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पढ़े थे, जो कि होता है मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होगा और उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, है ना, वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर ग्रेटेस्ट टर्म कहा जाए तो इसका मतलब कि अगर a प्लस b टू द पावर n है, तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर n so on ncn b to the power n। तो अगर if we will have some values, some numeric values of a and b, then each term of the binomial expansion will have some numeric value, some numerical value, है ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर a और b का कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखा जाए, न्यूमेरिक वैल्यू रखा जाए, तो इसका भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ये भी कोई अलग न्यूमेरिक वैल्यू देगा, ये भी देगा। तो पर्टिकुलर ईच टर्म विल हैव सम न्यूमेरिक वैल्यू, सिमिलरली इसका भी देगा। तो सारे टर्म का कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो उसी में आउट ऑफ ऑल टर्म्स द ग्रेटेस्ट numerical value is called the greatest term of the binomial expansion। ठीक है, अभी तक हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पढ़े थे और कोएफिशिएंट्स क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। नहीं तो एक बार फिर से देख लें कि व्हाट आर द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये जो NCR, NC0, NC1, NC2, these are only these values are called the binomial coefficients। और इसमें कौन बड़ा होगा, NC0 बड़ा होगा या NC1 बड़ा होगा या NC2 बड़ा होगा, या कौन बड़ा टर्म होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होगा, उस मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, है ना।
क्लियर है। तो इसमें था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो देयर विल बी टू ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड बोथ हैव द सेम वैल्यूज। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक ही होगा, है ना। तो उसी तरह ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का ग्रेटेस्ट है। अब हम कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, I am not talking about the binomial coefficients, I am talking about the greatest term. Each term इसका मतलब कि a and b will have some numeric value given. On the basis of that we have to find the greatest value. तो greatest value a और b का हम रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा greatest term, है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो हम यही लिखे हैं कि if we will have some numeric value of nb, then each term of the binomial expansion will have some numerical value, and out of all terms the greatest numerical value is called the greatest term of the binomial expansion. अब binomial expansion का greatest term कैसे निकालते हैं, तो I am not going through all the process of proof, क्योंकि उतना हमको just useless है। better to remember कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय b। क्या हमने कहा कि जो भी एक्सपेंशन है n पता है, n प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस a बाय b। अब ये क्वांटिटी जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हम ऑटोमेटिक पहले निकाल लेंगे, है ना। अब ये पॉजिटिव देगा क्योंकि n तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, ये n पॉजिटिव है तो प्लस हुआ पॉजिटिव, ये भी मॉड में लगा दिए, ये भी पॉजिटिव हो गया, टोटल पॉजिटिव वैल्यू है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि ये क्वांटिटी n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय b या तो इंटीग्रल वैल्यू देगा या रेशनल नंबर देगा या नॉन इंटीग्रल वैल्यू देगा, दो पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें केस 1 इफ n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय b हैव द इंटीग्रल वैल्यू and it is equal to 1m। ये कोई वैल्यू दे रहा है और वो वैल्यू कितना के बराबर दे रहा है, m के बराबर दे रहा है। फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो देगा, कोई इंटीग्रल वैल्यू, और वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू देगा क्योंकि सारा क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो कोई ना कोई सपोज अगर इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, देन tm and tm प्लस 1, यानी tm टर्म एंड tm प्लस 1 टर्म्स आर ग्रेटेस्ट टर्म। तो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू m दिया तो ये और ये दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होगा और दोनों बराबर होगा, tm बराबर tm प्लस 1, ये दोनों बराबर होगा। दोनों टर्म को हम कहेंगे कि ग्रेटेस्ट टर्म। तो दो टर्म इसमें ग्रेटेस्ट टर्म दे रहा है, एक कौन सा tm टर्म और एक tm प्लस m टर्म। सपोज हम मानते हैं कि ये वैल्यू मेरा आया 5, है ना, कि पूरा कैलकुलेट किए तो इंटीग्रल वैल्यू दिया, क्या दिया 5। अगर 5 दिया तो हम कैसे कह सकते हैं कौन सा टर्म होगा ग्रेटेस्ट टर्म, तो t5 यानी फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म t5 एंड t6 सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म आर द ग्रेटेस्ट। अब क्या होगा वो टर्म आराम से निकाल लेंगे, जो क्योंकि टर्म पता है, उसमें सारे कांस्टेंट पता है कि क्या क्या वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। केस 2 है, केस 2 अगर इफ m प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय b is not an integral value, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है,
अब यहां से भी एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, थोड़ी ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी नंबर्स दो पार्ट में लिखा जा सकता है, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन पार्ट, है ना? क्या? एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए इधर हम समझा रहा हूं कि 5 है, तो 5 में भी दो पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 5 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। तो हम ये मेरा 5 है, तो 5 का इंटीग्रल और फ्रैक्शन दोनों हुआ। इंटीग्रल क्या हुआ? 5 और फ्रैक्शनल क्या हुआ? 0। उसी तरह अगर हम लिखें कि 5/2, 5/2, तो अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, तो ये होगा 2.5, है ना? तो इसका जो ये 2 हो कहलाएगा, 2 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, यही चीज है। तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, और 0.5 हो गया 0.5, इसको क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? सॉरी, उधर दिखाई नहीं दे रहा है, हम इधर ही लिखते हैं कि 5/2 इक्वल टू 2.5। तो 2.5 को हम लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 0.5, तो 2 इंटीग्रल पार्ट और 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट। ये चीज क्लियर है। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। तो ये ध्यान रखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है। मेक इट योर कॉन्सेप्ट क्लियर कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है, जस्ट लाइक रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता है, तो होता क्या है? तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 हो सकता है, 1 भी नहीं होगा। जैसे ही 1 होगा तब तो इंटीग्रल हो गया, इंटीजर हो गया। तो 1 भी नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में ही फ्रैक्शन होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो अब आते हैं इस पे कि ये वैल्यू अगर इंटीजर नहीं दिया तो दो पार्ट दे सकता है ना, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू यानी i प्लस f के फॉर्म में दिया, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन पार्ट दिया, दो पार्ट दिया। इफ i बराबर m, इसका इंटीग्रल वैल्यू जो है, इंटीग्रल पार्ट जो है वो किसके बराबर है? m के बराबर है। देन tm प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ये समझ में आया क्या कि दो चीज हुआ कि ये वैल्यू हम कैलकुलेट किए, अगर ये वैल्यू इंटीग्रल दिया तो अगर वो इंटीग्रल वैल्यू m है तो tm टर्म और tm प्लस 1 टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर n। अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं देता है ये पूरा कैलकुलेशन, तो दो पार्ट होगा, उसका कोई ना कोई इंटीग्रल पार्ट होगा और कोई ना कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा तो tm प्लस 1, अगर वो इंटीग्रल वैल्यू m दे रहा है और फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी दे तो tm प्लस 1, यानी अगर इंटीग्रल वैल्यू सपोज ये दिया, कैलकुलेट करके ये कैलकुलेशन किए तो क्या दिया? 5/2। तो 5/2 में इंटीग्रल वैल्यू क्या है? 2, इंटीग्रल पार्ट 2 है और 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो m यहाँ क्या है? 2। तो मेरा कौन सा ग्रेटेस्ट टर्म होगा? tm प्लस 1 यानी t2 प्लस 1 यानी थर्ड टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक एक फंडामेंटल वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द m प्लस 1 by 1 plus a by m and then we will proceed whether it have integral value and non-integral value. If it has non-integral value, then there must be any number have two parts, its integral value and fractional.
if its integral value is m, then tm plus 1 is the greatest term in the expansion. ठीक है, अब हम इसके बेस पे या इसके बियॉन्ड कुछ आउट ऑफ बॉक्स का क्वेश्चन करते हैं, जो कि जनरली उसका कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरेटिकल समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे थ्योरेटिकल पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम थ्योरेटिकल पे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, find the numerically greatest term in the expansion of 3 plus 3 minus 5x, 3 minus 5x whole to the power 15 when x बराबर 1/5, है ना। जब x बराबर 1/5 हो तो दे दिया ना वैल्यू x का 1/5, तो ग्रेटेस्ट टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं कि क्या होगा ग्रेटेस्ट टर्म। कैसे हम लोग सोचेंगे कि ये किसका कैसे वैल्यू होगा, वही n plus 1 by 1 plus mod of a by b। a by b में तो b तो -5x है, x का वैल्यू रख देंगे वहां पे, तो हमको कोई वैल्यू मिल जाएगा न्यूमेरिकल, है ना। तो फिर हम उसके बाद इंटीग्रल होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पे दो टर्म मिलेगा, उसमें भी जो एक्सपेंशन का उस टर्म का टर्म आएगा x में, वहां भी x का वैल्यू रख देंगे तो हमको टर्म मिल जाएगा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, if n is positive integers I plus, then prove that the integral part of 7 plus 4 root 3 to the power n is an odd number। यानी प्रूफ करना है कि इसका कोई न कोई इंटीग्रल पार्ट आएगा और वो इंटीग्रल पार्ट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, so that 9 to the power n plus 7 is divisible by 8, जहां n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4, find the remainder when 5 to the power 99 is divided by 30। Find the last two digits of the number 17 to the power 10।
which number is larger 1.01 to the power 1 2 3 4 5 6 0 और 10,000। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है ना। क्या हम पहला तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 5x टू द पावर 15 है, तो एक एक करके हम सॉल्यूशन करते हैं। इधर फर्स्ट तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a बाय b। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में ये कैलकुलेट करना है। तो n क्या है 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a क्या है 3 डिवाइडेड बाय माइनस 5x। तो x के जगह हम रख देंगे क्या 1/5, x के जगह क्या हो जाएगा 1/5। तो 5 कट गया तो -3 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 4। ये 4 कैसा वैल्यू दे रहा है, इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है। तो इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है तो हम बताए थे कि अगर m इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है तो कौन सा टर्म होगा ग्रेटेस्ट, tm एंड tm प्लस 1। तो क्या कौन सा टर्म होगा t4 एंड t5। तो t4 क्या होगा जी, t4 होगा 15c। t4 को कैसे लिखेंगे, हम क्या बताए थे, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 प्लस 1 तो r का काम 3 करेगा, तो हो जाएगा 15c 3 a टू द पावर 15 माइनस 3 यानी a टू द पावर यानी 3 टू द पावर 12 इंटू माइनस 5x, x का वैल्यू 1/5 रखेंगे इसके पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा 15c 3, ये माइनस का पावर ऑड है, 5 तो कट जाएगा, -1 का पावर ऑड, तो ये टोटल माइनस हो जाएगा 3 का पावर 12। ये जो कैलकुलेट करके आएगा दिस इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। एक और है t5 यानी t4 प्लस 1 है ना। तो इस अनुसार से हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा है ना, और क्या होना चाहिए। तो उस अनुसार से हम आसान तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस है आप इस तरीका से ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या करना है और कैसे होना है ना। तो आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होने वाला है और कैसे होगा, ठीक ना। तो T4 और T5 टर्म जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज जानते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का क्या मतलब हुआ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है। इसको निकालते हैं तो फिर आपको जज करना ज्यादा आसान होगा कि मैं पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के बारे में। ये हो जाएगा 15c4 3 का पावर 11 है ना, और ये क्या हो जाएगा -5 इंटू 1/5 टू द पावर 4, तो यानी 15c4 3 टू द पावर 11। अब लोग के दिमाग में ये चलेगा कि सर आपने तो कहा था कि T4 और T5 बराबर होगा, अगर बराबर नहीं है तब तो कोई दोनों में से एक ही बड़ा होगा। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है उसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। उससे पहले अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये दे रहा है और ये दे रहा है, तो हुआ कि सर दोनों तो बराबर था, तो T4 और T5 बराबर है कहां। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब अगर हम बोलें कि एक है -5 और एक है 2, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन है 5। वहां प्लस और माइनस का सिंबल नहीं देखा जाता है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जब भी बोला जाए या न्यूमेरिकली कौन बड़ा है, वहां नेगेटिव और पॉजिटिव का टर्मिनोलॉजी
नहीं यूज करते हैं, वो मायने कोई नहीं रखता है, बस उसका न्यूमेरिक वैल्यू पता चलता है कि न्यूमेरिक वैल्यू उसका कौन वाला है, इसीलिए बोला जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो न्यूमेरिक वैल्यू ये और ये दोनों बराबर होगा, आप कैलकुलेट करके देख लें, बोथ विल हैव इक्वल वैल्यूज। माइनस न्यूमेरिकल के लिए मायने नहीं रखता है, माइनस या प्लस उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम जज करेंगे कि कैसा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमको 7 + 4√3 है टू द पावर n। ये सपोज इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है, या कोई भी हम बताए क्या कि कोई भी नंबर का दो पार्ट्स होगा, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो लेट इसका इंटीग्रल पार्ट i है और फ्रैक्शनल पार्ट f1 है, जो कि 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी नंबर को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल लिखा। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे क्या कि 7 - 4√3, तो 7 - 4√3 का वैल्यू अप्रोक्स कहां जाएगा, देखें 4√3 का वैल्यू 1.73 है ना, 1.732 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 में -6.8 के आसपास आएगा, क्योंकि 4 × 1.7 यानी 17 × 4 68 के बराबर आता है, यानी 6.8। तो 7 - 6.8 समथिंग, तो यानी ये वैल्यू जो भी आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। ये ऐसे सारे क्वेश्चन में आप माइनस करेंगे तो इसी टाइप का वैल्यू आपका आएगा। तो ये अगर 0 और 1 के बीच है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में है, अगर इसका पावर बढ़ा दें, क्योंकि n पॉजिटिव है तो पावर अगर बढ़ाएंगे तो और छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच कोई भी क्वांटिटी आप लेते हैं तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते हैं, इंटीग्रल 1 2 3 4 पावर बढ़ाते जाइए, वो क्वांटिटी और छोटा होते जाएगा, है ना। पॉजिटिव अगर पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो वैल्यू छोटा होते जाएगा। तो कोई ना कोई ये भी जो भी होगा छोटा भी, तो लेकिन 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो मान लिए ये कोई फ्रैक्शनल पार्ट दिया, सिर्फ फ्रैक्शनल ही देगा, इसमें इंटीग्रल पार्ट्स अगर देगा भी तो वो 0 होगा। तो हम 0 नहीं लिख रहे, सिर्फ देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल दिया और वो क्या दिया, f2 दिया। अब इस दोनों को हम सम करते हैं, है ना। तो सम अगर करते हैं तो लिखेंगे i + f1 + f2 इक्वल टू, अगर इसका हम सम करेंगे तो क्या होगा, इसका सम हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं, तो एक्सपेंशन होगा nc0 7 टू द पावर, सिर्फ पहले इसको कर रहे हैं या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 7 + 4√3 टू द पावर n प्लस 7 - 4√3 टू द पावर n। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब आगे लिखेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज ए ऑड नंबर होना चाहिए। अब देखते हैं, ये जो आएगा अगर एक्सपेंशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, nc0 7 टू द पावर n 4√3 का पावर 0 प्लस nc1 7 टू द पावर n-1 और 4√3 टू द पावर 1 प्लस nc2 7 टू द पावर n-2 और 4√3 टू द पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। अब इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये क्या लिखाएगा, प्लस nc0 7 टू द पावर n। अब देखिए इसका ये माइनस है, इसका पावर 1 तो निगेटिव हो जाएगा, यहां माइनस लिखेंगे, nc1 7 टू द पावर n-1 और 4√3 का पावर 1, क्योंकि ये माइनस यहाँ वाला यहां लिख दिया है, ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस भी रहेगा, तो उसका स्क्वायर प्लस ही होगा।
फिर यहाँ माइनस हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर प्लस कर रहे हैं तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, नेक्स्ट ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास कैसा इवन वाला टर्म बच रहा है 0 2, और दोनों ऐड होगा तो 2 into हो जाएगा, यानी 2 into NC0 7 to the power n प्लस NC2 7 to the power n minus 2 एंड क्या होगा 4√3 to the power whole square प्लस एंड सो ऑन। ये क्वांटिटी हम देख रहे हैं कि ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 में मल्टीप्लिकेशन है तो 2 का मल्टीपल होगा, है ना। तो 2 का मल्टीपल इसमें मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट भी दिया, है ना। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट देगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। ये श्योर है कि वो इवन नंबर होगा। तो अगर इधर इवन नंबर है तो इधर भी इवन होगा, और ऐसे सोचे कि इधर अगर इंटीग्रल पार्ट है तो इधर का भी इंटीग्रल पार्ट होगा, तो हम इधर क्या लिखेंगे I प्लस F1 प्लस F2। इधर भी इंटीजर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको इंटीजर होना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा वो देखते हैं। यहाँ इधर इस साइड हम कवर करते हैं। F1 कहां से कहां तक एक फ्रैक्शन लाई करता है, 0 से 1 के बीच, फिर 0 से F2 भी तो फ्रैक्शन है तो 0 से 1 के बीच ही होगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, F1 प्लस F2 ये क्या होगा 1 1 2, यानी 0 और 2 के बीच। तो इधर इंटीजर है, इधर भी इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर होने के लिए तो इंटीजर है और इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो F1 और प्लस F2 किसके बीच में हो रहा है, 0 और 2 के बीच में। 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर है, 1, एक इंटीजर है जो कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया I प्लस 1, है ना। तो इधर इवन नंबर है पूरा, 2 का मल्टीपल है, क्योंकि देखिए 2 ये इधर इंटीजर इवन है, इधर इंटीजर ही आएगा। ये हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने भी पावर है रूट वाले पे वो कैसा पावर है, इवन पावर है ना। तो इरेशनल पार्ट तो रहा नहीं, बाकी कैलकुलेशन से जो भी आएगा आपका इंटीजर वैल्यू आएगा, और वो इंटीजर 2 का मल्टीपल है, यानी इवन नंबर। इधर इंटीजर हुआ 2 का मल्टीपल यानी इवन नंबर हुआ। तो पहला तो हम ये जज करेंगे कि इधर भी इंटीजर होना चाहिए, अगर इधर इंटीजर है तो इधर इंटीजर के लिए तो I तो इंटीजर है और ये भी इंटीजर तब होना चाहिए F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 का रेंज जो है 0 से 2 के बीच होता है, तो 0 से 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 ओपन है, तो 2 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंटीजर 0 है। तो 0 और 1 के बीच, 0 और 2 के बीच कौन सा नंबर है जी, 1 है ना। और ये भी हम पता जानते हैं कि F1 और F2 0 नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू है। F2 तो एटलीस्ट 0 नहीं देगा, क्योंकि 0 तभी देगा पावर कि ये 0 हो जाए, तो ये 0 नहीं है, तो F2 0 नहीं है। तो ये अगर ओपन रखते हैं तो इसको ओपन डालो, यानी 0 और 2 के बीच कोई वैल्यू है, 0 2 के बीच वो एक ही इंटीजर है, वो है 1। तो I प्लस 1 बराबर इवन नंबर, क्योंकि ये कोई इवन नंबर है। तो I प्लस 1 इवन है, तो I क्या रहा होगा जिसमें 1 जोड़ने पे इवन आ जाएगा, यानी I must be an odd number, which implies that I must be an odd number। तो I क्या है जी, I इस क्वांटिटी का इंटीग्रल पार्ट है, तो प्रूफ हो गया ना कि I is an odd number, है ना। यही प्रूफ करना था कि I, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें हम एक प्लस एक माइनस का रखेंगे, वो माइनस हमेशा फ्रैक्शन में ही आपको देगा, अगर नहीं दे रहा है तो कहीं दिक्कत है क्वेश्चन में।
तो ये फ्रैक्शन में ही दिया, फिर इसी बस आराम से हमको ये कर देना है, दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल आउट होगा। राइट हैंड साइड यू विल हैव एन इवन नंबर, तो इस साइड भी इंटीजर होना चाहिए और वो भी इवन नंबर होना चाहिए। तो i प्लस f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 हमेशा 0 और 2 के बीच होगा, तो 0 और 2 के बीच एक ही इंटीजर है, वो इंटीजर 1 है। तो ये ऑटोमेटिक की इसका ये ओनली पॉसिबिलिटीज कि ये 1 होगा। अगर 1 होता है तो i प्लस 1 बराबर, इधर तो 2 का मल्टीपल है तो इवन इंटीजर है, तो i प्लस 1 बराबर इवन इंटीजर दे रहा है, यानी i क्या रहा होगा, तब ने इवन दिया, तो i में क्या 1 ऐड होगा, यानी i मस्ट बी एन ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर में 1 अगर ऐड करते हैं देन वी विल हैव एन इवन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि i मस्ट बी एन ऑड नंबर, और ये प्रूफ हो गया कि i इसका इंटीग्रल पार्ट है, i इंटीग्रल पार्ट ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फिर हम बाइनोमियल पे मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 9 टू द पावर, कैसे हैंडल करेंगे ये देखिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 9 टू द पावर n प्लस 7 को हमको करना है कि ये 8 से डिविजिबल है, जहां n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब 8 से डिविजिबिलिटी की बात आती है तो हम 9 को इस टाइप में लिखेंगे कि 8 वाले टर्म में आ जाए, 8 का फैक्टर वाले में आ जाए। जैसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 टू द पावर n लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रखे 25 का पावर n और हमको चेक करना रहे कि 13 से डिविजिबिलिटी या 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा। 25 का पावर n है और 13 से हमको डिवाइड करना है, और बोलेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा, जो कि आगे क्वेश्चंस है इस टाइप का, है ना। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो 8 प्लस 1 क्यों, क्योंकि 8 प्लस 1 मेरे 8 का फैक्टर डिविजिबल चाहिए, है ना। अगर मान लेते हैं ये 17 होता, सॉरी ये अगर इस टाइप से होता कि 17 भी होता, 17 का पावर n और प्लस कुछ होता और 8 से डिविजिबिलिटी कहता, तो हम इसको लिख सकते थे 16 प्लस 1, क्योंकि 16 के बारे में मुझे पता है कि ये 8 से डिविजिबल है ना। ये 8 से डिविजिबल है तो मेरे लिए आगे काम आसान होगा, जबकि अब इसको करेंगे तो इसको ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ 16 प्लस 1 लिखेंगे तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। या माइनस भी लिख सकते हैं, अगर 15 होता 15 टू द पावर n तो 8 से डिविजिबिलिटी कहते तो हम लिखते 16 माइनस 1 का पावर n। 16 डिविजिबल है, एक्सपेंड करेंगे तो जिसमें भी 16 का टर्म आएगा वो सारा टर्म 16 से डिविजिबल होते जाएगा। देखते हैं आगे, प्लस 7 है। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, nc0 8 का पावर n प्लस nc1 8 का पावर n माइनस 1 इंटू 1। तो 1 लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करो क्या अंतर पड़ता है। फिर प्लस nc2 8 का पावर n माइनस 2, इस तरह से चलेगा। 8 n माइनस 1 सिर्फ 8 प्लस n 8 का पावर 0 प्लस 7 जो कि पहले से है। यहां देखा जाए ये 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 का पावर कुछ इंटीजर ही है। यहां से जहां तक 8 का टर्म है ये पूरा टर्म डिविजिबल बाय 8 है, डिविजिबल बाय 8, क्योंकि 8 अगर कॉमन लेंगे तो सब में 8 कॉमन आ जाएगा, तो यानी 8 का फैक्टर है, 8 से डिविजिबल है, 8 का मल्टीपल है, 8 से डिविजिबल हो गया। अब इसका वैल्यू nc1 क्या देता है, nc1 देता है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 7 8, तो यानी ये भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 9 का पावर n प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8, है ना, क्योंकि लास्ट वाला भी 8 आ गया। जब ये पूरा डिविजिबल है वो भी डिविजिबल है तो
सम भी उसका डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमाइंडर 5 to the power 99, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ 5 का पावर 99 है, रिमाइंडर है, डिवाइडेड बाय 13 है, 13 से डिवाइड किया जा रहा है। तो 5 13 के आसपास वाला नंबर कौन सा है? तो 5 के आसपास तो 13 नहीं आ रहा है। अगर 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? 25। 25 जो है सो 13 का फैक्टर के मल्टीपल के आसपास आ रहा है, 26 - 1। तो पहले ये पावर ये इवन करने के लिए इसको इवन करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 का पावर 98। अब इसकी लिख सकते हैं 5 × 5 स्क्वायर का पावर 49। 5 स्क्वायर इसलिए लिखे कि 25 हमको चाहिए क्योंकि 13 से डिवाइडेड है। तो 13 के नजदीक ये 5 25 का स्क्वायर आ रहा है 25। 5 का स्क्वायर 25 जो कि 26 के आसपास है। 26 13 का मल्टीपल है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 × 26 - 1 का पावर 49। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कर रहे हैं 5 क्या हो जाएगा? 49C0 26 का पावर 49 माइनस है तो माइनस होगा। 49C1 26 का पावर 25। 1 का पावर कुछ भी रखें क्या पता था, माइनस तो लग ही गया, ऑड पावर रहेगा। प्लस 49C2 26 का पावर 20, सॉरी ये 49 है 48, ये 47, n-1 होता है ना। फिर माइनस 49C3 26 का पावर 46। इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से चलते चलते हमको आएगा 49C 48 26 का पावर 1 और -1 का पावर 48। तो ये प्लस ही रहेगा क्योंकि इसका पावर 48 है। लास्ट टर्म माइनस हो जाएगा, क्या होगा? 49C 49 और 26 का पावर 0 और -1 का पावर जो भी आया, तब तो -1 आया है, माइनस लगा, इतना आया है। अब देखते हैं, ये तो 13 से डिविजिबल है क्योंकि 26 का टर्म है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी, यहां तक मेरा टर्म डिविजिबल है, ये पूरा और यहां तक क्या है? डिविजिबल बाय 13, क्योंकि सब में 26 से मल्टीप्लिकेशन है। तो 26 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 13 से डिविजिबल होगा। बच गया मेरा ये वैल्यू क्या दे रहा? -1। अब 5 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया? -5। रिमाइंडर क्या आ गया? -5। लेकिन हमने कहा है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यानी -5 आ रहा है तो रिमाइंडर समहाउ क्या होगा? 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 - 5, यानी रिमाइंडर इज never be a negative value. So a remainder is 13 - 5 = 8। ऑप्शन में -5 भी दे सकता है। तो ये ध्यान देना है कि कभी नेगेटिव वैल्यू रिमाइंडर नहीं होगा। वो जब भी होगा पॉजिटिव होगा। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें हम माइनस कर देंगे तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। दैट पॉजिटिव क्वांटिटी इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान देंगे और ये हमेशा याद रखेंगे कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द रिमेनिंग नंबर। सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ, 17 का पावर 10 लास्ट टू डिजिट है। सिंगल डिजिट रहता तो हम काम कर लेते बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिस पे कि सिंगल डिजिट्स का क्या होगा, लेकिन लास्ट टू डिजिट्स का रहा। तो लास्ट टू डिजिट्स के लिए हम क्या सोचेंगे कि अगर हमको समथिंग जैसे अगर 200 प्लस 1 हो जाए और इसका एक्सपेंशन करना पड़े, तो जिसमें भी 200 का टर्म आएगा तो उतना जीरो तो होगा, तो लास्ट टर्म तो हमको पता चल जाएगा। तो इसको भी उसी अनुसार से करते हैं कि 17 तो जीरो नजदीक में क्या रहा 20 माइनस 3, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा -3, तो 3 का पावर करने में फिर दिक्कत होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 17 का स्क्वायर का पावर 10, तो ये 9 आ जाएगा 289 है ना का पावर 10, सॉरी पावर 5 हो जाएगा ना। तो 289 को हम लिख सकते हैं 290 माइनस 1। यहां हम जीरो लास्ट में लाना चाहेंगे कोई भी टर्म में, या इसका स्क्वायर करके या क्यूब करके, उस अनुसार से कि कहां पे नजदीक में जीरो प्लस माइनस 1 आ रहा है उस अनुसार से सोचेंगे। तो यहां स्क्वायर करने के बाद हमको -1 में आ गया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, तो देखिए 5c1 290 का पावर 5 माइनस 5c2 290 का पावर 4 प्लस 5c3 290 का पावर 3, ठीक है ना। 2 और ये 1 5 है, सॉरी जीरो होगा ना पहले, 0 1 1 पे आ गया 5 2 तो 3 माइनस 5c3 290 का पावर 2 प्लस 5c4 290 माइनस 5c5 290 का पावर 0, यही है। इसमें 290 का पावर 5 है, कितना जीरो रहा होगा, इसमें 5 जीरो तो रहना चाहिए, 3 4 5 मिनिमम 5 जीरो तो होगा। इसमें 290 का पावर 4 है तो 4 जीरो तो फिक्स है, इसमें 3 जीरो फिक्स है, इसमें 2 जीरो तो फिक्स है, इसमें 1 जीरो फिक्स है। तो यहां तक में अगर हम सब्ट्रैक्ट या एडिशन करें, लास्ट में 2 जीरो तो सबका है, तो जोड़े या घटाएं तो लास्ट में 2 जीरो तो हमको मिलेगा, इधर कुछ भी मिले उससे हमको कंसर्न नहीं है। हमको लास्ट 2 डिजिट ही कैलकुलेट करना है, तो हमको लास्ट में यहां तक 2 जीरो मिला। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 290 है, 5c4 कितना देगा 5 इंटू 290 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 वैल्यू देगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 29 इंटू 5 45 माइनस 1 क्या आया 1449। अब ये इसमें ऐड होगा, प्लस है तो ये ऐड होगा तो लास्ट में क्या मिलेगा 49, इधर 14 है तो इधर कुछ भी रहे हमको लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो ये क्या होगा 9 और ये 4, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट्स 49 4 और 9। अच्छा अगर यही दे देता लास्ट 3 डिजिट्स पूछता, तब हम क्या करते, तब हम करते क्या कि यहां तक तो लास्ट 3 डिजिट्स फिक्स है मेरा कि 3 डिजिट आएगा, फिर इसको कैलकुलेट करते, इसको कैलकुलेट करते, इसको कैलकुलेट करते, और साइन का भी ध्यान रखते, माइनस प्लस माइनस का, ये जो कैलकुलेशन आता वो हम यहाँ लिखते, और वो 3 तब हम 3 जीरो ये रहता ऊपर में इसके यहाँ तक, और इसके बाद जो आता माइनस प्लस करके, अगर माइनस में आता तो माइनस करते, अगर प्लस में आता जो भी वैल्यू आता उसको हम घटाते, और जो ये तीनों जगह आता वो मेरा रिजल्ट होता है ना। तो इस अनुसार से हम लास्ट डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट्स
तो इसमें क्या हम फोकस करेंगे, जब भी लास्ट डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट का अगर क्वेश्चन पूछे, ऐसे 1 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, 7 है ना लास्ट में, ये पावर 10 है, तो हम जानते हैं कोई भी डिजिट्स का रिपीट 4 के बाद होता है, 4 पावर के बाद 5वां पावर जो आएगा, जो पहला पावर था वही आएगा, छठा पावर करें तो जो दूसरा पावर आएगा तो वही आएगा, तो 4 से डिवाइड करते थे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 7 का पावर 2 का लास्ट डिजिट क्या आएगा 9, तो इसका भी 9 आएगा। ठीक है, तो हम सिंगल डिजिट्स नहीं पूछेगा, डबल 2 डिजिट्स पूछता है, 3 डिजिट्स पूछता है, तो जब भी 1 से ज्यादा पूछे 2 डिजिट या 3 डिजिट्स, तो उसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि हम कोई भी नंबर 0 के आसपास प्लस माइनस लाते हैं, है ना, तो 0 के आसपास प्लस माइनस लाने पे होगा क्या, क्यों लॉजिक इसके पीछे है कि अगर 0 रहेगा तो हम एक्सपेंशन करेंगे तो पावर आता है उस टर्म पे, तो पावर आने से हमको पता चल जाएगा यहाँ तक का 0 तो फिक्स है, उसके बाद हमारे कैलकुलेशन जैसे हम किए हैं तो उस अनुसार से कर लेंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं, इसको हम आराम से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, छूटा तो नहीं ना, ठीक है, इसमें which one is larger पूछ रहा है, तो 1 को 1 पॉइंट इसको लिख सकते हैं 1 + 0.01 टू द पावर 60, है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा NC0 यानी 60, है ना, C0, ठीक है, यहां तक प्लस 2 4 2 6 C1 0.01 का पावर 1 प्लस C2 0.01 का पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। इसका वैल्यू क्या देता है, NC0 तो 1 देगा, प्लस इसका क्या देगा NC1 n देता है, तो n यानी 10 पे 60 इंटू 0.01, ये अगर मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस कुछ होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा 10,000, 2 0 घट जाएगा तो ये मिलेगा 10,000, ये +1 है और कुछ और प्लस है, तो ये क्वांटिटी हम देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 10,000 है ना, 10,000 से बड़ा है, क्योंकि 10,000 तो यही वैल्यू हो गया, ये वैल्यू 10,000 हो गया, इसमें इधर भी प्लस कुछ हो रहा है, इधर भी प्लस कुछ हो रहा है, तो 10,000 से बड़ा हो गया, तो हम कहेंगे कौन बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर देन, यानी हम लिखेंगे 1.01 टू द पावर इज ग्रेटर देन 10,000, है ना, क्यों और कैसे, ये हम लोग आसान से कर लिए, है ना। नेक्स्ट आगे हम कुछ थ्योरेटिकल पे बढ़ेंगे, हाँ आगे बढ़ते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, हम जानते हैं कि x + y टू द पावर n, क्या लिखते हैं NC0 x टू द पावर n, NC1 x टू द पावर n-1y, NC2 x टू द पावर n-2 y² प्लस NCn x का पावर 0 y टू द पावर n। इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, r = 0 to n NCr x to the power n minus r y to the power r, है ना। अगर यहां माइनस दे दिया जाए x - y to the power n,
तो ये -1 3 ये सब पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, nc0 x टू द पावर n प्लस, नहीं ये माइनस हो जाएगा है ना, माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1y nc2 x n माइनस 2 y स्क्वायर, फिर माइनस, इस तरीका से यहां हो जाएगा प्लस ncn माइनस 1 टू द पावर n, अगर इवन है तो माइनस प्लस होगा, ऑड है तो माइनस होगा, और y टू द पावर n। इसको अगर इस समेशन में लिखें तो लिखेंगे r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r ncr x का पावर n माइनस r y टू द पावर r। ठीक है, दिखाई नहीं, कट रहा है ना, ठीक है, यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हुआ, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अगर 1 प्लस 2 करते हैं, यानी ये प्लस ये, तो ये टर्म कट जाएगा, 1 और 3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 इंटू nc0 x टू द पावर n nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर nc4 x टू द पावर n माइनस 4 y4 n प्लस, इस तरीका से जो भी होगा नंबर n पे डिपेंड करेगा, और लास्ट वाला कटेगा या फिर नहीं कटेगा। अगर माइनस करते हैं, ये दोनों को माइनस करते तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 2 इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, nc1 x टू द पावर n माइनस 1y nc3 x टू द पावर n माइनस 3y क्यूब प्लस nc5 x टू द पावर n माइनस 5 n माइनस 5y टू द पावर 5 एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीका से हम ध्यान देंगे कि क्या और कैसे हो रहा है ना। हम देखते हैं एक और, x प्लस 1 प्लस x टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं nc0 xn, या ऐसे प्लस nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब nc4x4 ncnxn। 1 प्लस x टू द पावर n लिखे या x प्लस 1 टू द पावर n लिखे, बात बराबर है, तो ये भी लिख सकते हैं। अब nc0 xn nc1 xn माइनस 1 nc2 n x n माइनस 2 nc3 x n माइनस 3 nc4 x n माइनस 4 प्लस ncn x का पावर 0। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें इसका इम्पोर्टेंस आएगा कि हम इस तरीका से भी लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं होगा जब हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को डील करेंगे, जो कि वी आर गोइंग टू डील विद, है ना। इस बेस पे भी क्वेश्चन होता है, माइनस प्लस पे आप लोग आसान से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी और कुछ डिस्कस हमको नहीं करना है, इसमें सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।
अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो इसका है nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर nc3 एक्स क्यूब ncn xn। अगर पुट x बराबर 1 तो इधर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n होगा ना, 1 x1 रखें तो 1 प्लस 1 2 टू द पावर n। इधर क्या होगा nc0, ये तो 1 हो जाएगा सर, nc1 x तो 1 हो गया प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 ncn। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना। तो इसको हम छोटा में भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn बराबर क्या 2 टू द पावर n। यानी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स in an expansion is 2 to the power n। यानी 2 to the power n, चाहे अगर 5 रहे एक्सपेंशन तो हम क्या लिखेंगे, ये सबका जब 5c0 5c1 5c2 ये सबको तो 2 का पावर 5 रिजल्ट आएगा। यानी सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये ध्यान में देंगे, कैसे आया ये भी पता है। अगर तुमको दे दे ये सिर्फ इसका सम चाहिए, तो ये क्या होगा, हम जानते हैं अगर इसमें c0 भी सम रहता तब हमको वैल्यू 2 टू द पावर n आता, लेकिन c0 तो नहीं है, तो c0 का वैल्यू कितना होता है उतना माइनस कर देंगे। c0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, है ना। अगर इसका वैल्यू हमको दे दे c2 प्लस c3 प्लस c4 प्लस cn, तब क्या होगा, तो हम जीरो यहां से इसका ये जानते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू n होता है, तो 1 प्लस n माइनस हो जाएगा, तो इतना का हमको बच जाएगा। ये 1 प्लस n लिखेंगे, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी क्या 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि इतना का वैल्यू बताइए, तो तुम हम जानते हैं c0 से लेके n तक का सम 2 टू द पावर n है, तो यहां से यहां तक का पावर क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन है, सिर्फ इक्वेशन इधर से उधर लेके चलना है। इस दोनों टर्म को लेके उधर चले गए तो हमको ये मिल गया। किसी में cn नहीं देगा तो cn का भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस कर देंगे। अगर c0 से cn माइनस 1 तक पूछ रहा है तो इसका वैल्यू हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस व्हाट हैज बीन आस्क्ड, तो जैसा पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, देखना है ना। अब हम करते हैं क्या, x बराबर -1 रखते हैं, पुटिंग x बराबर -1। इस इक्वेशन में अगर x बराबर -1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया जी। इधर क्या बचेगा, nc0 को c0 लिखते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ये नोटेशन है ना दोनों सेम, तो c0 ये माइनस होगा क्योंकि -1 रख रहे हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा क्योंकि -1 का पावर ऑड, तो -c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 माइनस c5 प्लस c6, है ना। इस तरीका से मेरा चलेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस c6 प्लस सब, अगर हम ये टर्म ले रहे हैं c0 c2 c4 c6 और ये माइनस वाला है तो इधर आएगा, तो 0 है तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी इक्वल टू c1 प्लस c2 c3 प्लस c5 ऑड 135 c7 प्लस डॉट डॉट डॉट।
यानी C0 कौन सा टर्म है, पहला टर्म है, C2 कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है। तो सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म is equal to the sum of the binomial coefficients of even terms। ठीक है, इक्वल होगा। हम आगे इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। यानी sum of binomial coefficients of odd terms and even terms equal to 0। क्योंकि सब जीरो हो रहा है, ये सम है सबका, ऑड इवन और का सबका सम, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड ऑड कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि अगर ये इक्वल टू वाला भी हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म एंड इवन टर्म्स इक्वल होगा, है ना, या सम ऑफ द बाइनोमियल को इवन पोजीशन एंड ऑड पोजीशन। तो एक मिनट, नहीं इसको नहीं लिखते हैं, बेटर होगा, ज्यादा तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये इक्वल्स ये आया है, तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, हाँ 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 बस एक मिनट, द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म्स is equal to the sum of binomial coefficients of even terms, है ना, इक्वल होगा। और किसके बराबर होगा, ऐसे सोचे, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C1 प्लस C3 प्लस C5, इसमें सब आ गया, C0 C1 C2 C3 C4 C5 सारा इक्वल टू, ये क्या देता था, 2 का पावर n, तो ये बराबर ये है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू C0 प्लस C2 प्लस C4 इवन का, और इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू C1 प्लस C3 प्लस C5, कोई भी हो सकता, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। तो सिर्फ ये या सिर्फ ये क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस डिवाइड होगा, यानी C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस ये बराबर होगा C1 प्लस C3 प्लस C5 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द इवन टर्म्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे